CHO या अदर नर्सिंग एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ऐसे प्रीमियम क्वेश्चन और ऐसे नॉर्मली ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की अपना क्लास। और MCQ जो क्लास है रात के 10 बजे अब आपको डेली देखने को मिलेगी। कंटिन्यू अपन 10 बजे से यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। नॉर्मली 3-4 दिन हो गए और आगे भी आपकी 10 PM की क्लास आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो अपन क्वेश्चन सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके ट्रिकी प्रीमियम टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। Normally, in cholera outbreak area, a healthy person receive the tetracycline drug is comes in which level of prevention? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर अपना आंसर करना है कि जो आपका क्या हो रहा है कोलेरा आउटब्रेक एरिया है। कोलेरा आउटब्रेक का एरिया का मीनिंग हो गया कोलेरा क्या हो गया आपका एपिडेमिक कंडीशन होगी। क्या होगी? एपिडेमिक वहां पे कंडीशन हो गया, बहुत तेजी से आपको फैलने का काम कर रहा है कोलेरा कंडीशन। तो वहां पे क्या है एक आपका हेल्थी पर्सन क्या कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन ड्रग रिसीव कर रहा है। तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा? प्रीमोडियल के अंदर आएगा, प्राइमरी के अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर आएगा या टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा? जल्दी से आंसर करके बताओगे कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ये चीज आने वाली है। आंसर आने लग गए, नॉर्मली ऑप्शन बी आने लग गया, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताने लग गए। जल्दी से आंसर करके बताओ, तब तक अपन कुछ डिटेल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली जो आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के। नॉर्मली कितने टाइप के? अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कितने टाइप के होते हैं तो 4 टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपके होते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा अदर टाइप का भी होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है ना। एक क्या होता है अदर टाइप का भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, जिसके बारे में जिकमर में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और नोट सेट में 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 3 बार इस अदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में भी पता होना चाहिए सभी लोगों को। अब 4 टाइप कौन कौन से? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये तो क्या होगी भी आपके 4 मेन लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगी। अगर एग्जाम में पूछा गया है कि कितने टाइप के, 4, 5, 6 या 3, तो अपन राइट करके आएंगे 4 टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। जो प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये होते हैं। लेकिन एक अदर टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है जिसको बोलते हैं क्वाटनरी। क्या बोलते हैं? क्वाटनरी। इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में जिकमर के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और 1 बार नोट सेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। 1 बार नोट सेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इनका मीनिंग समझ लेते हैं ये चीज क्या होती है। जैसे प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होता है आपका, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट करना। किस चीज को भी? आपके रिस्क फैक्टर को क्या करना? प्रिवेंट करना। यही काम होता है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। वहीं अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है? रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी डिजीज अकर नहीं होती है, कोई भी डिजीज अकर नहीं होती है। इसमें काम क्या होता है? डिजीज को प्रिवेंट करने का काम रहता है और जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है उसको खत्म करने का काम रहता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पर एक प्रीमियम क्लास हमारे नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर पे आपकी अवेलेबल है। अभी 4 से 5 दिन पहले वो क्लास अपलोड की गई है, उसको अच्छे से देख लेना। एक कहानी के तौर पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको समझाया गया है वहां पे। अगला है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जहां पे क्या प्रेजेंट है? भाई आपकी डिजीज प्रेजेंट है लेकिन अर्ली स्टेज में प्रेजेंट है। क्या भाई? अर्ली स्टेज में। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है? आपकी लेट स्टेज के अंदर क्या आ जाती है? भाई आपकी डिजीज आ जाती है और ऊपर से कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ पे रहता है। क्या रहता है? कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये तो 4 मेन लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गई जिनकी हल्की सी डेफिनेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे। एक होता है अदर टाइप का क्वाटनरी। इसका काम होता है नो हार्म टू पेशेंट। नो हार्म टू पेशेंट इसका काम होता है। भी
क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, जिसके बारे में जितने में 2 बार और एक नोट सेट में 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। मेन तो 4 ही होते हैं, 4 ही एग्जाम में करके आने। अब नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन था, वो क्या कहना चाह रहा है, अभी कोलेरा कंडीशन हो रखी है किसी भी एरिया में, लेकिन हेल्थी पर्सन यानी इसके कोई भी डिजीज कंडीशन अभी नहीं है, कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर कंडीशन में है, क्योंकि आसपास के लोगों को क्या हो रखी है, कोलेरा कंडीशन हो रखी है। तो ऐसा पर्सन क्या कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग ले रहा है। क्या कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग ले रहा है। तो टेट्रासाइक्लिन जब ड्रग लेता है हेल्थी पर्सन, किस चीज के लिए ले रहा होगा, क्योंकि आसपास में कोलेरा फैल गया है। अब इस कोलेरा से खुद को प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्थी पर्सन क्या ले रहा है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग ले रहा है। तो यानी यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग होती है वो एज ए कीमोप्रोफाइलेक्सिस काम करती है। कैसे काम करती है, एज ए कीमोप्रोफाइलेक्सिस काम करती है। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग होता है डिजीज होने से पहले कोई ड्रग ले लेते हैं, कोई मेडिकेशन ले लेते हैं ताकि डिजीज डेवलप ना हो, तो इस चीज को कीमोप्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। और जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस होता है वो आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा भी, आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। देखो आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं बता देता हूं, यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। समझना, यहाँ पे कोई भी अगर किसी भी अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया अपन मेडिकेशन दे रहे हैं लेकिन प्रिवेंट करने के लिए डिजीज को, तो यहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड हो जाते हैं। ट्रीटमेंट जब अपन देते हैं किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग, तो नॉर्मली वो आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। कोई मेडिकेशन अपन दे रहे हैं किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो आएगा आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, और इस चीज को अपन कीमोप्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की पूरी क्लास हो रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे 4 से 5 दिन पहले, तो उसको अच्छे से देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से हो रखी है, बहुत ही शानदार तरीके से वो क्लास है, वो ये तो आप देख सकते हो। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या था भी आपका डिस्कशन कर लिया अपन ने। क्या था भी आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या आंसर था भाई आपका, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आंसर करना है सभी लोगों को, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट कॉमन आई डिजीज इन प्रेजेंट टाइम। सबसे ज्यादा कौन सी आई डिजीज है अभी रिसेंटली टाइम में, ठीक है। ऑप्शन है आपका कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, ब्लाइंडनेस है या कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। इनमें से कौन सी मोस्ट कॉमन है आई डिजीज आपकी देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है। इनमें से अगर मैं इसके अंदर एक ऑप्शन और इंक्लूड करूं, ठीक है ना, एक ऑप्शन और इंक्लूड करूं, जैसे आपका एक ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। ये 5 ऑप्शन, पहले तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि मोस्ट कॉमन आई डिजीज कौन सी है, फिर इन 5 ऑप्शन में से बताना है कि मोस्ट कॉमन आई डिजीज कौन सी है। तो पहले से कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस या कंजक्टिवाइटिस की अगर मैं बात करूं, तो मोस्ट कॉमन आई डिजीज कौन सी हो जाएगी इनमें से नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, अगर ये ऑप्शन ना हो अपने पास में, तो मोस्ट कॉमन आई डिजीज कौन सी हो जाएगी आपकी, कैटरेक्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, कैटरेक्ट हो जाएगी। कैटरेक्ट क्या है भाई, मोस्ट कॉमन कोज भी है। ये मोस्ट कॉमन कोज है किस चीज के लिए, ब्लाइंडनेस के लिए। किस चीज के लिए, ब्लाइंडनेस के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर एक ऑप्शन और इंक्लूड कर दूं मैं, वैसे इसका करेक्ट आंसर तो कैटरेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, लेकिन अगर मैं एक ऑप्शन और इंक्लूड कर देता हूं रिफ्रैक्टिव एरर, अगर इसके अंदर भी क्या ऐड कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव एरर ऐड कर देता हूं, तो सबसे मोस्ट कॉमन आई डिजीज रिसेंटली कौन सी है भी आपकी, रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर रिफ्रैक्टिव एरर ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या करके आएंगे अपन, कैटरेक्ट करके आएंगे। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रिफ्रैक्टिव एरर को देंगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, कैटरेक्ट को देंगे। तो ये प्रेजेंट टाइम में मोस्ट कॉमन आई डिजीज है। कैटरेक्ट क्या करता है, मोस्ट कॉमन कोज करता है किस चीज के लिए, ब्लाइंडनेस के लिए। इसके बारे में भी आपको
पता होना चाहिए। तो ये था आज का अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी अपन आगे अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है आज के क्वेश्चन नॉर्मली। तो अगला क्वेश्चन है विच abnormal color indicate the post maturity in the newborn। इनमें से कौन सा abnormal कलर क्या इंडिकेट करेगा? पोस्ट मेच्योरिटी इंडिकेट करेगा न्यूबॉर्न के अंदर। ऑप्शन है सेफ्रन कलर हो गया, ग्रीनिश कलर हो गया, डार्क कलर हो गया या डार्क ब्राउन कलर हो गया। इनमें से क्या राइट आंसर आपका रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा अबनॉर्मल कलर क्या इंडिकेट करेगा? पोस्ट मेच्योरिटी को इंडिकेट करेगा। वैसे नॉर्मली अगर बात करें, जब नॉर्मली टर्म डिलीवरी होती है तो उस दौरान क्या होता है? क्लियर रहता है फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या रहता है? कलरलेस या क्लियर रहता है। नॉर्मल कलर की बात तो होती है, लेकिन कुछ क्या होते हैं इसके अंदर अबनॉर्मल कलर आते हैं। क्या आते हैं? कुछ अबनॉर्मल कलर आते हैं जो नॉर्मली अलग अलग कंडीशन को क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं। यानी अबनॉर्मलिटी में अलग अलग आपके अबनॉर्मल कलर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं कौन कौन से कलर हो सकते हैं? गोल्डन कलर हो सकता है, आपका ग्रीनिश कलर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? गोल्डन कलर हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, ग्रीनिश येलोइश हो सकता है, ग्रीनिश येलोइश हो सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सैफरन कलर। क्या बोलते हैं अपन? सैफरन कलर भी बोलते हैं। इसके अलावा कौन सा कलर हो सकता है? आपका डार्क रेड हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है। तो ये कुछ क्या है भी आपके अबनॉर्मल कलर है। क्या है? कुछ अबनॉर्मल कलर है जो अबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करने का काम करेंगे। क्या आंसर दिया? ऑप्शन सी, और किसी ने किया डार्क कलर आंसर रहेगा। चलो ठीक है, अपन देख लेते हैं कि कौन सा कलर रहेगा। ठीक है ना, कि डार्क आपका रेड रहेगा, डार्क ब्राउन रहेगा, या इनमें से क्या आंसर रहने वाला है? तो गोल्डन कलर जो होता है वो RH इनकम्पेटेबिलिटी को डिनोट करने का काम करता है। इनकम्पेटेबिलिटी को क्या करेगा? डिनोट करने का काम करेगा। वही बात करूंगा ग्रीनिश कलर, तो ये नॉर्मली मेकोनियम एस्पायरेशन को डिनोट करेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? बाद में आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो सकती है। मेकोनियम एस्पायरेशन को क्या करेगा? इंडिकेट करने का काम करेगा। कौन करेगा भाई? ग्रीनिश कलर। आगे देखते हैं नॉर्मली डार्क रेड कलर, ये क्या करेगा? हेमरेज को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? हेमरेज को इंडिकेट करेगा। डार्क ब्राउन कलर आपका आईयूडी कंडीशन, इंट्रा यूट्राइन डेथ कंडीशन को क्या करेगा? डिनोट करने का काम करेगा। वहीं जो आपका ग्रीनिश येलोइश कलर है, जिसको सैफरन कलर बोलते हैं, ये किसको डिनोट करेगा? पोस्ट मेच्योरिटी को। किसको डिनोट करेगा? ये पोस्ट मेच्योरिटी को डिनोट करने का काम करता है। तो ये कुछ आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अबनॉर्मल कलर कोड हो गए, यानी अबनॉर्मलिटी कलर कंडीशन में कौन कौन से कलर कोड, कौन से कलर आपको एमनियोटिक फ्लूइड के देखने को मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आते हैं वो ये दो क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? एक तो गोल्डन कलर, दूसरा ग्रीनिश कलर। गोल्डन कलर या ग्रीनिश कलर, इससे रिलेटेड एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भी आपका? सैफरन कलर। क्या हो गया भाई आपका? सैफरन कलर, क्योंकि वो क्या करेगा? पोस्ट मेच्योरिटी को इंडिकेट करने का काम करेगा। कौन सा भी? सैफरन, जिसको क्या बोल सकते हैं? ग्रीनिश येलोइश कलर अपन बोल सकते हैं। तो ये थी अपना थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? When we are providing the OCP, क्या कर रहे हैं अपन? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? OCP प्रोवाइड कर रहे हैं। The effect of OCP can be beneficial in which cancer, यानी OCP प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से कैंसर में ये क्या कर सकती है? बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम कर सकती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सर्विक्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, या ऑप्शन बोथ ए एंड सी है। ठीक है ना, ऑप्शन डी में क्या होगा? ऑप्शन बोथ ए एंड सी है। तो इनमें से क्या राइट आंसर होगा? ओसीपी के रिगार्डिंग प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था, वापिस से अपन देख लेते हैं। ओसीपी,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये क्या है भाई आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक तरह से क्या होती है ये पिल होती है आपकी, ठीक है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जिसमें नॉर्मली बात करते हैं टोटल आपकी 28 पिल आती है, जिसके अंदर 21 पिल तो क्या होती है भाई आपकी नॉर्मली हार्मोनल होती है, और अगर बात करें 7 पिल जो होती है वो कौन सी होती है भाई आपकी आयरन पिल होती है। हार्मोनल को क्या बोला गया है एक्टिव पिल, आयरन वाली को क्या बोला गया है इनएक्टिव पिल भी बोला गया है। अब नॉर्मली क्या होता है ये कुछ कैंसर में बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करती है। अब वो कौन कौन से कैंसर है जिनके अंदर ये क्या करती है बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करती है, उसको याद रखने का तरीका भी बहुत इजी है। जो आपका नॉर्मली मेनली ये कंबाइंड जो होती है ना उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे आपकी नॉर्जेस्ट्रोल हो गया, डेजेस्ट्रोल हो गया, उन ओसीपी की अपन डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है किन किन कैंसर के लिए वो बेनिफिशियल है उसको याद रखने का तरीका भी ओसीपी है, यानी जिन कैंसर में वो बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करेगी उनको याद करने का तरीका भी क्या है भाई आपका एक तरह से ओसीपी है। ऑप्शन डी आंसर दे रहे थे। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंसर में बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल फॉर कैंसर, ठीक है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो बेनिफिशियल रहेगी, बेनिफिट इफेक्ट लाने का काम करेगी, वो कौन कौन से कैंसर है ओसीपी। ओसीपी से अपन को याद रखना है ओ फॉर ओवेरियन, ओ फॉर ओवेरियन, सी फॉर कोलोन कैंसर और पी फॉर प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। यानी इन कैंसर में इन तीनों कैंसर के अंदर ये क्या लेके आएगी बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करेगी। ये याद रखना ओसीपी कौन कौन से कैंसर में बेनिफिशियल है उसको याद रखने का तरीका भी क्या है ओसीपी। ओवेरियन कैंसर में बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करती है, कोलन कैंसर में बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करती है, और एंडोमेट्रियल कैंसर में भी बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करती है। इन सभी कैंसर को सप्रेस करने का काम करती है। वहीं अगर बात करें ओसीपी, ठीक है ना, ओसीपी काम क्या करती है नॉर्मली सर्विक्स कैंसर में थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, ब्रेस्ट कैंसर में और ज्यादा दिक्कत कर सकती है सर्विक्स ब्रेस्ट कैंसर में, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवेरियन कैंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर है ओवेरियन कैंसर हो जाएगा। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं काम क्या क्या करती है, ठीक है, ये बेनिफिशियल इफेक्ट हो गया, ये कुछ डिटेल हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार है, ठीक है ना, तो वो भी अपन समझ लेते हैं किस प्रकार ये वर्क करेगी। तो उसको याद रखने का तरीका भी ओसीपी है। उसको कैसे याद रख सकते हैं, उसको भी किससे याद रख सकते हैं अपन ओसीपी के थ्रू याद रख सकते हैं। ओ फॉर आपका ओवुलेशन इनहिबिशन, ओवुलेशन इनहिबिशन का काम करेगी और ये मेन काम है ओसीपी का। ये क्या है मेन काम है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था निमांस के अंदर या जिपर के अंदर कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ओसीपी का, तो मेनली होता है ओवुलेशन इनहिबिशन का काम करती है कंबाइंड वाली ओसीपी। इसके अलावा क्या करती है सर्विक्स म्यूकस विस्कोसिटी इंक्रीज कर देती है। विस्कोसिटी को क्या कर देगी ये इंक्रीज करने का काम करेगी। कौन किसकी भाई आपकी सर्विस की म्यूकस की विस्कोसिटी इंक्रीज कर देगी। इसके अलावा क्या काम करती है प्रिवेंट द एंडोमेट्रियल ग्रोथ, एंडोमेट्रियल ग्रोथ को क्या करेगी प्रिवेंट करने का काम करेगी, सप्रेस करने का काम करेगी, ठीक है ना। ये तो तीन काम कौन करती है भाई आपकी ओसीपी करती है। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ओसीपी से याद रखना है, बेनिफिशियल इफेक्ट भी कैसे याद रखना है ओसीपी से। क्या बताया था ओसीपी ओवेरियन कैंसर, कोलन कैंसर और प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इन तीनों में क्या करती है बेनिफिशियल इफेक्ट लाने का काम करती है, ठीक है ना। तो दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं कि काम क्या है और नॉर्मली किस प्रकार ये कौन से कैंसर में बेनिफिशियल लाने का काम करेगी। इसका राइट आंसर क्या है भाई आपका ऑप्शन सी इसका क्या है एक तरह से राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ए चाइल्ड इन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कंडीशन स्कोर इज बिलो -2 SB। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हर एक डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। ए चाइल्ड इन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कंडीशन स्कोर इज बिलो -2 SB। क्या है भाई, स्कोर क्या है, -2 SB है। और पर्सन किसके अंदर है, चाइल्ड जो है वो है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कंडीशन के अंदर है। तो किस प्रकार अपन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को चेक करने का काम करेंगे? ऑप्शन भी आपके सामने, वेट फॉर हाइट करेंगे, वेट फॉर एज करेंगे, हाइट फॉर एज करेंगे या हाइट फॉर वेट करेंगे। तो क्या राइट आंसर रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्यों, आपका जो चाइल्ड है वो किसके अंदर है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कंडीशन के अंदर है। स्कोर भी बिलो क्या है, -2 SB है। तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन कंडीशन को कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन ए बी सी डी किस प्रकार चेक करेंगे, कुछ डिटेल के बारे में तब तक देख लेता हूं। अगर स्कोर बिलो -2 SB है, किसके बिलो है, -2 SB के, या स्कोर है अबव +2 SB के, ठीक है ना। एक तो बिलो है -2 SB के और अबव है आपका किसके भाई, आपका +2 SB के। तो अगर बिलो है तो ये आएगा माल न्यूट्रिशन कंडीशन में, माल न्यूट्रिशन, या आपको बोल सकते हैं इसको अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन के अंदर। किसके अंदर आएगा, अंडर न्यूट्रिशन। अगर स्कोर क्या है, अबव है, जेड स्कोर जो है होता है अबव है, तो आपका किसके अंदर आएगा, नॉर्मली ओवरवेट के अंदर। किसके अंदर आएगा, ओवरवेट के अंदर पर्सन आने वाला है। अब आपको आंसर ये करके बताना है कि इसमें से क्या चीज को वो राइट मानेगा और किस चीज को गलत मानने का काम करेगा। कि वेट फॉर एज रहेगा, वेट फॉर हाइट रहेगा, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। अभी ऑप्शन आए ए और सी ऑप्शन आए हैं नॉर्मली। तो अपन देख लेते हैं, कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर नॉर्मली पर्सन किसके अंदर है, ये तो हल्का सा देखा है, थोड़ा सा अपन देखते हैं इसको। अगर पर्सन है अंडर न्यूट्रिशन, एक्यूट न्यूट्रिशन कंडीशन, क्रोनिक न्यूट्रिशन कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है, बिलो -2 SB, बिलो -2 SB, बिलो -2 SB। अब चेक किस प्रकार करेंगे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं अंडर न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को कैसे चेक करेंगे, तो नॉर्मली चेक करने का तरीका क्या है भाई, आपका वेट फॉर एज। क्या है, नॉर्मल कैसे चेक करेंगे अपन, वेट फॉर एज चेक करने का काम करेंगे। वहीं एक्यूट वाली कंडीशन वाला पर्सन आ गया आपके पास में, कौन सा आ गया, एक्यूट वाली कंडीशन वाला आ गया, तो उसको चेक कैसे करेंगे भाई, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट से चेक करेंगे। लेकिन आपके पास में आ गया क्रोनिक माल न्यूट्रिशन वाला, ये एक्यूट न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, माल न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपके पास में क्रोनिक माल न्यूट्रिशन वाला कंडीशन वाला पेशेंट आ गया, तो कैसे चेक करेंगे भाई अपन, हाइट फॉर एज। कैसे चेक करेंगे, हाइट फॉर एज, ये अपन चेक करेंगे। इसको अपन बोलते हैं स्टंटिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टंटिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन, वास्टिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टंटिंग बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं अपन, वास्टिंग कंडीशन नाम देते हैं। तो अलग अलग ये नॉर्मल कंडीशन है और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना, इनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो नॉर्मली इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, आपका हाइट फॉर एज। अगर मैं बात करूं क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की कंडीशन, देखो उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, इसको अपन बोलेंगे वास्टिंग और इसको बोलेंगे अपन स्टंटिंग, ठीक है ना, इसको अपन वास्टिंग बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, स्टंटिंग बोलेंगे। हाइट फॉर एज क्या होगा भाई, हाइट फॉर एज होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था एक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, नॉर्मली आपका
नॉर्मली टोटल हैंड वॉश स्टेप करेंटली यूज, कि कितनी आपकी हैंड वॉश की स्टेप यूज की जा रही है अभी रिसेंटली टाइम, कि कितनी हैंड वॉश की स्टेप यूज की जाएगी। ऑप्शन है 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप या 11 स्टेप। कितनी स्टेप क्या करेंगे अपन नॉर्मली अभी के टाइम में क्या करेंगे, यूज करने का काम करेंगे। किसके रिगार्डिंग भाई, हैंड वॉश के रिगार्डिंग। तो नॉर्मली आप इसका आंसर करो, तब तक अपन क्या बात करते हैं, कुछ टाइमिंग के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में डिस्कशन करता हूं मैं, टाइमिंग के बारे में, कि क्या टाइमिंग रहती है हैंड रब या हैंड वॉश की। अगर मैं आपसे बात करूं कि हैंड रब, एक तो हैंड रब होता है, दूसरा होता है आपका हैंड वॉश होता है, ठीक है, हैंड वॉश। फिर उसके अंदर अलग अलग आता है, मेडिकल आता है, सर्जिकल आता है, मेडिकल आएगा, सर्जिकल आएगा और इसके अलावा ओटी आएगा। अब ये सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात हो रही है, जैसे यूरिन कैथेटराइजेशन भी क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है, तो सर्जिकल वो हो गया। ओटी सर्जरी की जाती है, उस दौरान कितना टाइम यूज करना चाहिए हैंड वॉश का, वो है। अगर मैं हैंड रब की बात मिनट, उससे पहले क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट अपन हैंड वॉश करने का काम करेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर जैसे यूरिन कैथेटराइजेशन हो गया, अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उस दौरान जो टाइमिंग होती है वो होती है 3 से 5 मिनट। और ओटी सर्जरी करने से पहले जो टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी भाई, आपकी 10 मिनट रहेगी। क्या रहेगी आपकी, 10 मिनट टाइमिंग रहेगी। और करंटली जो हैंड वॉश या हैंड आपका रब होता है, उसकी जो स्टेप होती है, अगर मैं स्टेप की बात करूं किस किस के रिगार्डिंग, हैंड वॉश के रिगार्डिंग, दूसरी है हैंड रब के रिगार्डिंग। तो हैंड रब में अभी रिसेंटली जो स्टेप यूज की जाती है, तो टोटल कितनी यूज की जाती है, 8 स्टेप यूज की जाती है। किसके अंदर, हैंड रब के अंदर अभी 8 स्टेप यूज की जाती है। वही अगर मैं बात करूं कि हैंड वॉश के अंदर कितनी यूज की जाती है, करंटली अभी 11 स्टेप यूज की जाती है। पहले के टाइम में 7 स्टेप यूज की जाती थी, लेकिन अभी वैसे कंडीशन नहीं है। अभी अगर बात करें तो हैंड वॉश में 11 स्टेप होती है, और वही हैंड रब की बात करें तो कितनी स्टेप होती है, 8 स्टेप होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल हैंड वॉश स्टेप। अभी जो टोटल हैंड वॉश स्टेप है वो अपन को बतानी है, तो नॉर्मली क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, WHO और एम्स की जो गाइडलाइन है उसके अंदर कितनी स्टेप दे रखी है भाई, आपकी टोटल 11 स्टेप दे रखी है। तो यही अपन को आगे के टाइम में याद रख के जाना है, क्योंकि नॉर्मली एक सिनारियो याद रख लेना, हैंड वॉश प्लस आपका पीपी किट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा नोट सेट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीक्वेंस हो, चाहे आपकी स्टेप हो, टाइमिंग हो, कैसे न कैसे क्वेश्चन आता ही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपका नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी एक बार क्या कर सकते हैं, आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर करके बताओ। थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये लो, जल्दी से आंसर करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एनएस ग्लास बोतल शुड बी डिस्कार्डेड इन, एनएस की जो ग्लास बोतल होती है उसको किसके अंदर डिस्कार्ड या सेग्रीगेट करेंगे, कौन से कलर बैग में करेंगे। इन विच नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइडेड द कीमो मेडिकेशन, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर ने कीमो मेडिकेशन प्रोवाइड की थी, तो वो ग्लास बोतल जो पेशेंट के लिए यूज की गई थी कीमो मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद में, तो उस ग्लास बोतल को कौन से कलर कोड के अंदर अपन क्या करेंगे, सेग्रीगेट करने का काम करेंगे। ये बात हो रही है बीएमडब्ल्यू की, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन की बात हो रही है। तो कौन सा कलर कोड यूज करने वाले हैं, ब्लू वाला करने वाले, रेड वाला, व्हाइट वाला, या आपका ब्लू वाला। अरे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, जो ऑप्शन ब्लू के आगे यहां पे मान लेते हैं एक है आपका येलो वाला। 4 ऑप्शन हो गए आपके, ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो। 2 बार ब्लू लिख दिया था, तो नॉर्मली इसको हटा देना, ठीक है ना।
चलो छोड़ो इसको, ये लिख देना, ठीक है ना। एक बार इसका राइट आंसर करके बताओ कि कौन सा कलर कोड यूज करेंगे। एनएस बोतल है, बीएमडब्ल्यू है, नॉर्मल सा है, कलर कोड के बारे में बताना है। 4 कलर कोड होते हैं, ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो, 4 कलर कोड होते हैं। तो एनएस ग्लास बोतल है जिसके अंदर कीमो ड्रग बनाई गई थी, कीमो मेडिकेशन प्रोवाइड की गई थी पेशेंट को, तो कौन से कलर कोड में डिस्कार्ड करेंगे। जल्दी से राइट आंसर मैसेज कीजिए, ब्लू, रेड, व्हाइट या येलो। और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चंस को, फिर अपन को आंसर करना है, ठीक है ना। ट्रिकी टाइप का है लेकिन इजी है अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर किसी पर्सन ने इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रखा है तो वो आराम से आंसर कर सकता है इस क्वेश्चंस का कि क्या राइट आंसर रहने वाला है। कौन से ग्लास बोतल जो होती है किसके अंदर जाती है, नॉर्मल किसके अंदर जा रही है, कीमो मेडिकेशन दे दी किसके अंदर जा रही है, या अदर मेडिकेशन दे दी किसके अंदर जाती है, डिस्कार्ड किसके अंदर करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड वाली कंडीशन है नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं बीएमडब्ल्यू रूल की, वो आया था 20 जुलाई 1998 के अंदर आया था। 20 जुलाई 1998 को ये रूल आया था। जो स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इसके अंदर 10 कैटेगरी थी, फिर उसके बाद में क्या हुआ 2016 के अंदर इसको चेंज करके 4 कलर कोड कर दिया गया था। 4 कलर कोड कौन कौन से थे, रेड था, येलो था, आपका ब्लैक था और आपका ब्लू था। फिर उसके बाद में 2018 में इसको चेंज कर दिया गया था और 4 कलर कोड रख दिए गए थे, रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट। अभी जो रिसेंटली चल रहा है प्रोटोकॉल वो ये वाला चल रहा है। 2018 के बाद में अपडेट किया गया बार बार रूल को, लेकिन कलर कोड वो 4 ही अभी इंक्लूडेड है, रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट। तो नॉर्मली अगर बात करें किसके अंदर क्या जाता है, येलो के अंदर, येलो यानी पीला, पीला यानी पास प्लेसेंटा, पिछली गोली, पानी आपका, इसके अलावा पीपी किट सब डिस्कार्ड करते हैं येलो के अंदर। रेड यानी लाल, लाल यानी लचीला प्लास्टिक, जो रिसाइकेबल प्लास्टिक होता है वो रेड के अंदर जाता है। ब्लू, ब्लू है पानी, पानी यानी ग्लास के जो आइटम होते हैं वो ब्लू के अंदर जाते हैं। ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन एम्प्यूल्स हो गए, इसके अलावा बॉडी इम्प्लांट मेटेलिक भी ब्लू के अंदर जाता है। वही बात करें व्हाइट, व्हाइट के अंदर सफेद, सफेद यानी शार्प आइटम यानी आपका नॉर्मली सीजर्स हो गया, नीडल हो गया, स्काल्पल हो गया, ब्लेड हो गया, वो व्हाइट के अंदर जाने का काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन डी। क्या जाने वाला है, ऑप्शन डी राइट आंसर जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि ग्लास बोतल तो है। अगर नॉर्मल ग्लास बोतल पूछते हैं तो अपन ब्लू करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लास बोतल तो है, लेकिन उसमें क्या बना गई है, कीमो मेडिकेशन। कीमो मेडिकेशन यानी साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है। तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट किसी भी टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। साइटोटॉक्सिक वेस्ट जिस भी अपन मेडिकेशन, जो भी अपन वायल्स यूज करते हैं, अपन बोटल्स यूज करते हैं, सिरिंज यूज करते हैं, आईवी सेट यूज करते हैं, कुछ भी हो सब कुछ येलो के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, सब कुछ येलो के अंदर जाएगा। कीमो मेडिकेशन, साइटोटॉक्सिक वेस्ट विथ एम्पुल, विथ ग्लास बोतल, आईवीएफ विथ आईवीएफ प्लास्टिक बोतल हो, विथ सिरिंज, विथ आपका नॉर्मली, और इसके अलावा क्या हो सकती है, आईवी सेट हो, कुछ भी हो जिसके अंदर आपका साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन बनाई गई है, वो एम्पूल जिससे लिया गया है, वो सिरिंज जिससे ली गई है, जिस बोतल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जिस आईवी सेट के थ्रू दिया गया, ये सब कुछ किसके अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा भाई, येलो कलर कोड के अंदर। किसके अंदर जाएगा भाई, आपका येलो कलर कोड के अंदर जाने वाला है। किसके अंदर जाएगा, येलो के अंदर। लेकिन येलो के अंदर मान लेते हैं दो अपने पास में बिन है, दो मान लेते हैं बिन है, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक के अंदर इस प्रकार का सिंबल है, एक के अंदर सिंबल है इस प्रकार का, तो नॉर्मली कौन से सिंबल में जाएगा, जिसके अंदर ये वाला सिंबल है, ठीक है ना, इसके अंदर ये साइटोटॉक्सिक वाला वेस्ट जाएगा। बाकी जो आपका नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसके अंदर जाएगा, ठीक है ना। एक बायोहैजार्ड का सिंबल है और ये क्या है, साइटोटॉक्सिक का सिंबल है। ये साइटोटॉक्सिक का है और ये बायोहैजार्ड का सिंबल है,
ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसका और किसके अंदर ये जाने वाला है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर जाएगा येलो, क्या जाएगा, येलो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं तो टोटल वेंटिलेशन कितना होगा, 10 से 12, 8 से 10, 10 से 15, 20 से 30, कितने वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से आंसर करके बताइए कि कितने कितने वेंटिलेशन अपन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है ना, 10 से 12, 8 से 10, 10 से 15 या 20 से 30 वेंटिलेशन, कितने वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द सीपीआर। सीपीआर ये क्वेश्चन याद रखना, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपीआर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नहीं याद है कोई बात नहीं, नहीं याद तो ठीक है ना, अपन देखेंगे सीपीआर कंडीशन। याद रखना, नोट सेट एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस ओनली सीपीआर से पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। पहले की तुलना में आजकल कम हो गए, लेकिन अभी भी सीपीआर का माहौल है, सीपीआर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो 2 से 3 क्वेश्चन अभी भी देखने को मिलते हैं। तो टोटल वेंटिलेशन प्रोवाइडेड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर कंडीशन कितना होता है। देखो सीपीआर में अगर बात करें फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली याद रखना सीन साइड सेफ्टी, सीन साइड सेफ्टी। ऐसा नहीं है कि रोड में कोई जा रहा था, उसको कार्डियक अरेस्ट आया या कुछ कंडीशन हो गई, वो गिर गया, तो नॉर्मली आप वहीं पे जाके उसको सीपीआर देने लगे रोड के बीच में जाके, नहीं, कहीं दूसरी गाड़ी से आप टकराए और आप भी चल बसोगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, नॉर्मली पहले उसको सही जगह लेके जाना है, क्योंकि खुद की सेफ्टी फर्स्ट है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ट्रैफिक वाले एरिया में जहाँ पे गाड़ियां धनाधन चल रही है वहां जाके सीपीआर देने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सीन साइड सेफ्टी किसके लिए देखना है, खुद के लिए देखना है, क्योंकि अपन सीपीआर प्रोवाइड करेंगे ना, नॉर्मली जो भी प्रोवाइड करेगा तो उसके खुद के लिए देखना है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। कई बार सीक्वेंस पूछते हैं, तो आजकल सीक्वेंस जो चल रही है वो सीएबी चल रही है, सर्कुलेशन एयरवे देन अपना ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एयरवे देन ब्रीथिंग, ठीक है ना। ये एक तरह से नॉर्मली चीज है, ठीक है ना। अगर सीपीआर में पूछे कि थ्योरी बेस पे सीएबी का मीनिंग क्या है, तो नॉर्मली क्या करना है, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। जब अपन सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस दौरान सीएबी का मीनिंग क्या है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग, ठीक है ना। सीएबी का नॉर्मली देखो, सीएबी का मीनिंग पूछे तो क्या करके आना है, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। लेकिन जब सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं अपन उस दौरान सीएबी का मीनिंग पूछे तो आपका कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग आएगा। कंप्रेशन कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, 100 से 120, चाहे एडल्ट हो चाहे आपका चाइल्ड हो या कोई सी भी एज ग्रुप का हो, तो 100 से 120 अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एयरवे की बात करते हैं तो एयरवे क्लीन होना चाहिए। ब्रीथिंग की बात करते हैं तो कितनी वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एडल्ट की, एडल्ट ब्रीथिंग की बात करूं, एडल्ट के अंदर एडवांस ब्रीथ वे यूज कर रहे हैं या विदाउट एडवांस, विदाउट एडवांस, क्या वेंटिलेटर पे है, एम्बू बैग है, यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है ना। एडवांस का मीनिंग क्या हो गया, वेंटिलेटर पे है, एम्बू बैग यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसकी बात होगी। विदाउट एडवांस जहां पे ये सारी कंडीशन नहीं है तो उस दौरान कितने कितने वेंटिलेशन होते हैं। अगर एडवांस में बात करेंगे तो ब्रीथिंग हर 5 से 6 सेकंड में प्रोवाइड करेंगे, हर 5 से 6 सेकंड में बात प्रोवाइड करेंगे जब किसकी बात होगी, एडवांस की बात होगी। विदाउट एडवांस की बात होगी तो 6 से 8 सेकंड में क्या करेंगे अपन, नॉर्मली अपन ब्रीथिंग प्रोवाइड करने का काम होगा। अब कैलकुलेट कर दो, 5 हो रही है और 6 हो रही है तो कितने वेंटिलेशन जा सकते हैं, नॉर्मली 5 6 हो रही है, 1 मिनट के अंदर कितने जाएंगे, 6 के हिसाब से भाग देंगे तो 10 आते हैं, 5 के हिसाब से कितने आते हैं, लगभग 12 के समथिंग आते हैं, तो 10 से 12 वेंटिलेशन पर मिनट आएगा एडवांस ब्रीथ वे में एडल्ट के अंदर। अगर विदाउट एडवांस की बात करूं तो नॉर्मली इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6 से 8 सेकंड, यानी ज्यादा, 6 से यानी 10 हो गया, 8 सेकंड बात करेंगे तो 8 से 10 वेंटिलेशन पर मिनट अपन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये तो हो गई एडल्ट की बात। अगर बच्चों की बात करूंगा, चाइल्ड की बात करूंगा, तो चाइल्ड में नॉर्मली ब्रीथिंग जो प्रोवाइड की जाती है वो एवरी 2 से 3 सेकंड में प्रोवाइड की जाती है। चाहे एडवांस हो चाहे नॉन एडवांस हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे एडवांस हो चाहे नॉन एडवांस हो कुछ भी फर्क है नहीं पड़ता, हर 2 से 3 सेकंड में
ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है। एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 2 से 3 सेकंड हर मिनट में काउंट करेंगे तो 2 का भाग देंगे 60 में तो कितनी आ गई 30 के समथिंग, 3 का भाग देंगे तो 20 के समथिंग, तो 20 से 30 वेंटिलेशन पर मिनट अपन प्रोवाइड करने का काम करते हैं बच्चों के अंदर। कितना भाई 20 से 30 वेंटिलेशन पर मिनट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और अगर एडल्ट की बात होगी तो उसमें याद रखना एडवांस ब्रीथिंग की बात हो रही है या विदाउट एडवांस ब्रीथिंग की बात हो रही है, उसके अनुसार आंसर जाने वाला है, ठीक है, उसके अनुसार आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर 20 से 30, कितना राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 वेंटिलेशन पर मिनट के समथिंग राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेक्टर बोर्न डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि कौन से इंक्लूड नहीं है, प्लेग, मलेरिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस या डेंगू, कौन सी कंडीशन इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये इसकी क्या होती है फुल फॉर्म होती है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP। इसकी क्या होती है, ये एक तरह से फुल फॉर्म होती है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर प्लेग, मलेरिया, जेई, डेंगू कौन सी कंडीशन नहीं आएगी इस प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम आया था 2003 को देखने को मिला था। कब देखने को मिला था 2003 को ये प्रोग्राम देखने को मिला था। अब इनमें से कौन सी डिजीज इंक्लूड नहीं है, इसको याद रखने का एक बेहतरीन तरीका आपको बता देता हूं कैसे याद रखना है। इसको याद रखना है आप हम के डीजे से याद रखना है। कैसे याद रखना है, आप हम के डीजे से क्या चीज याद रखेंगे, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कौन कौन सी डिजीज इंक्लूडेड होती है। आप फोर क्या हो गया फिलियारियासिस, आप फोर क्या हो गया फिलियारियासिस कंडीशन, हम फोर क्या हो गया मलेरिया, के फोर क्या हो गया ये के है, के फोर क्या हो गया कालाजार, डी फोर क्या हो गया डेंगू, जे से क्या हो गया जापानीज एन्सेफेलाइटिस, और सी से क्या हो जाएगा चिकनगुनिया। यानी देखो ये आसान तरीका है जिससे अपन याद रख सकते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आज अपन ने 3-4 ट्रिक देखी, इसके अंदर 3-4 अपन ने अच्छा लेवल वाली कंडीशन देखी है सर। हेलो सर फ्रॉम हैदराबाद, गुड, ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। तो नॉर्मली ये तरीका है जिससे याद रख सकते हैं क्या है। अभी अब हम के डीजे से वो तरीका है जिसमें 6 आपकी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड डिजीज अपन को याद हो जाएगी। जितने इसके वर्ड होते हैं उतने ही इसके अंदर डिजीज इंक्लूड होती है। याद रखने का तरीका आप हम के डीजे से फिलियारियासिस, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, जेई और चिकनगुनिया, ये डिजीज इसके अंदर क्या होती है इंक्लूडेड होती है। तो नॉट इंक्लूडेड डिजीज क्या डेंगू होती है इंक्लूड, हाँ होती है भाई इंक्लूड होती है, जेई होती है, जेई भी होती है, मलेरिया होता है, मलेरिया भी होता है। तो कौन सी डिजीज इंक्लूड नहीं है, प्लेग, ये डिजीज इंक्लूड नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नॉर्मली ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसके रिगार्डिंग अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छी तरीके से अपन ने देखने का काम किया है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ग्रुप के अंदर शेयर करना है और लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि हम लेके आ रहे हैं 5 दिसंबर 2024 को एक मॉर्निंग बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग बैच लेके आ रहे हैं। कहाँ पे मिलेगा ये, नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन जो होती है वहां पे मिलेगा। इसको पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, डायरेक्ट जाके नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां से लिंक मिल जाएगा। प्राइस क्या है, ओनली 4500 रुपीज है।
अर्ली जो आएगा, अर्ली स्टूडेंट रहेंगे, जो 50 स्टूडेंट अर्ली रहेंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर रहेगा इसके लिए, यानी स्पेशल डिस्काउंट इस प्राइस में और मिलेगा। कितने भाई? 50 स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट के लिए क्या मिलेगा, कुछ स्पेशल प्राइस पे ये मिलने वाला है। और इसमें जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे के सारे सिलेक्टेड है, खुद 3 से 4 एग्जाम में सिलेक्टेड है। ऐसे टीचर्स आपको यहाँ पे डील करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, यानी खुद सिलेक्टेड है तो उनको पता है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार अपन को हल करना होता है। आरआरबी का एग्जाम कब तक होगा भाई? आरआरबी का जो एग्जाम है आपका होगा अप्रैल मंथ के बाद में, यानी अगर मैं बात करूं मई जून के अंदर होगा, अप्रैल के बाद में होगा, मई जून के अंदर देखने को मिलेगा। 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर लो, अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है। थ्योरी को, अपनी थ्योरी को क्या कर लो, मजबूत कर लो, क्योंकि इसके बाद में ही आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होगा, यानी मई जून के अंदर। अप्रैल यहाँ पे कोई डाउट ना करे तो मई जून के अंदर ये एग्जाम होने वाला है, यानी अभी 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो अपनी थ्योरी को मजबूत कर सकते हो, कोचिंग आप कर सकते हो, स्टडी आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेल्फ करना चाहते तो सेल्फ भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्द ही। थैंक यू। भाई ये दोनों बुक ले ले तेरी।